अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया और मैं हूं उमर दराज गोंदल। ईरान के अंदर जारी जंग अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, लेकिन उसमें एक अच्छी खबर कल सामने आई जब पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र का सालिस के तौर पे नाम सामने आया और 5 दिन के लिए अमेरिकी सदर ने खुद ऐलान किया कि वो ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर हमलों की जो बात कर रहे थे, फिलहाल उसको 5 दिन के लिए आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। अब ये जो रोकना है, ये किस तरह मुमकिन हो पाया? जो इस आलमी मीडिया बात कर रहा है, क्या उसमें अमेरिका के जो एलाइज हैं उनका दबाव है, क्या मार्केट का प्रेशर है, और इससे भी कहीं ज्यादा जो पाकिस्तान का किरदार है? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब के हवाले से खबर आई कि उन्होंने अमेरिका के सदर से इतवार के रोज बराह रास्त बातचीत की, जिसके बाद यह सब कुछ मुमकिन हुआ है। अब अगर इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं तो पाकिस्तान का सिफारती तौर पे कद तो बड़ा हुआ है, लेकिन क्या हम एक देर पा मुआहिदा करवाने में कामयाब हो जाएंगे? और क्या इस पूरे सिनेरियो में ये हम सब के मफाद में यही है कि इस जंग को फिलहाल या हर सूरत रुकना चाहिए ताकि खित्ते के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है उस पर काबू पाया जाए? इस सब के बीच में अगर ये सब कुछ होता है, और चूंकि माजी में भी सर ट्रंप इस किस्म की बहुत सारी बातें करते रहे जिसमें बाद में उन्होंने यू टर्न लिया, जो अब खुद इसराइल का मीडिया भी इवन इस मामले के ऊपर भी उनको यू टर्न उनका कह रहा है, तो क्या जो ट्रंप साहब हैं उनकी कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी? क्या ये एक उनका आर्जी चेंज है, या वाकई वो अब जंग से वापस मुड़ना चाहते हैं मुज़ाकरात की तरफ? क्योंकि मुज़ाकरात तो पहले भी ईरान के साथ हो रहे थे, फिर जंग पे गए। तो अब ये सारे मामलात के ऊपर आज हमने बात करनी है। फिर क्या जो आलमी मईशत है आने वाले दिनों के अंदर इसके झटके बर्दाश्त कर पाएगी, या वाकई ही अब हम बेहतरी की जानिब जाने लगे हैं? इसके ऊपर आज हमने बात करनी है, और पाकिस्तान के साबिक सफीर जौहर सलीम साहब को हमने शुरू में दावत दी है, उनसे बात करेंगे, फिर आगे चल के दिफाई मामलात के ऊपर बात करेंगे। जौहर सलीम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जरा जानना इस हवाले से ये चाह रहा हूं कि ये अचानक से पहले मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका और ईरान के, उस पर जंग आ गई, जंग चलने लगी, फिर इस दौरान सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, बाकी चीजें हुई। अब दोबारा अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात की बात कर रहा है। ये ऐसा क्या हुआ है? क्या हम ये समझें कि अमेरिका इसराइल ने जो गोल्स सेट किए थे वो गोल्स अचीव नहीं कर पाए, या प्रेशर इतना ज्यादा है कि उन्हें दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ा है? जी, मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात, देखें, पाकिस्तान तो शुरू से ही कह रहा था कि मुज़ाकरात जो है वही इस मसले का बेहतरीन हल है, और ये ताकत का इस्तेमाल इसमें नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए नुकसानदेह होगा, और वही हुआ। देखें, अभी तक जो हुआ है उसमें सबके इस बोले की लूज लूज सिचुएशन बनी है। ईरान के लिए बहुत ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ है। फिर देखें, जिस तरह की उन्होंने रिटेलिएशन की है, खलीजी ममालिक का नुकसान हुआ है, अमेरिका के जो अड्डे हैं इस खारे खत्ते में वहां भी नुकसान हुआ है, इसराइल का भी बहुत नुकसान हुआ है। तो इसमें जो भी इस सारी तनाज़े में शामिल हैं, सारी साइड्स जो हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है, और सबसे बढ़ के दुनिया को, हमारे इस खत्ते को और दुनिया को जो मईशत है, जो आलमी मईशत, वो बहुत ही खतरे में है, इसे बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में है। और देखिए, पाकिस्तान ममालिक को भी इवन 80% हमारा तेल गल्फ से आता है। इनफैक्ट अगर उसकी बात करें, वो कंट्रीज जो गल्फ के तेल पे डिपेंडेंट है, तो पाकिस्तान उसमें शायद सर फहरिस्त आता है। 80% रिलायंस है हमारी उस तेल पे। तो इसलिए ये सारे मुल्क इस खत्ते के, फिर उसके बाद अगर बात करें चीन की, जापान की, साउथ कोरिया की, तो सारे इस तेल पे डिपेंडेंट हैं, इवन इंडिया भी। तो इसलिए ये सबके लिए बहुत ही जरूरी है कि ये खत्म हो। तो अभी अगर ये रियलाइजेशन हो रही है दोनों साइड्स पे, अगर अमेरिकन को भी हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ईरान को भी, अभी तो उन्होंने खैर डिनाई किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हमें तजावीज मिली हैं। और पाकिस्तान की, क्योंकि रेगुलरली उनकी आला तरीन की आदत से, सदर पेजिशकियान से तो बड़ी रेगुलर बात पाकिस्तानी लीडरशिप की हो रही है पिछले दिनों में भी, तो इस चीज के चांसेस हैं कि पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल जो है उस पर, अब तो देखें, रॉयटर्स भी लिख रहा है कि एक तजवीज तो ये भी है कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांस, वो पाकिस्तान आए, और स्टीव विटकॉफ भी आए, और जेरेड कुशनर भी आए, और फिर ईरान की तरफ से शायद उनके प्रेसिडेंट आए, या जो जिसको भी वो नॉमिनेट करें। तो अब ये सारी चीजें जो सी हैं ना, बिल्कुल, तो उसमें 2-3 चीजें होंगी इससे। एक तो देखें, ऑफ रैंप मिलेगा सबको, अब जो, और ऑफ रैंप इस वक्त बहुत जरूरी है, एग्जिट, क्योंकि ये सिचुएशन आगे जिस तरफ जा रही है, लेडर ऑफ एस्केलेशन पे अब ये जितने चढ़ चुके हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन बन रही है। जिस तरह अमेरिका थ्रेट कर रहा है कि उनके सारे पावर प्लांट्स तबाह कर देगा, उनकी ऑयल इंस्टॉलेशंस तबाह कर देगा। ईरान कह रहा है कि वो जवाबी हमले में फिर खलीजी ममालिक की सारी ऑयल इंस्टॉलेशंस और उनकी डिसैलिनेशन प्लांट्स, और वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है उस पानी पे, वो तबाह कर देंगे। तो ये तो बहुत ही खतरनाक है ना। इसके बाद और आप इससे आगे कहाँ जाएंगे? इसके बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर यहाँ से वापसी अब करनी है, इससे आगे और आगे कितना जाएंगे? लेकिन इसमें एक सवाल और भी है। जब ये जंग शुरू हुई
तो हम दो चीजें बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ इसराइल और अमेरिका के हुकाम से सुन रहे थे। नंबर वन, रिजीम चेंज, सुप्रीम लीडर को रिप्लेस किया गया या जो उनके साथ हुआ उसके बावजूद वो नहीं हुआ। फिर कहा गया कि न्यूक्लियर थ्रेट मौजूद है, उसको एलिमिनेट करना है। वो दोनों चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं। आज भी मिसाइल जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं ईरान की जानिब से। जब ये सब कुछ दोनों गोल्स आप अचीव नहीं कर पाए, अब एंड गोल क्या है, एंड गेम क्या है जिसकी बुनियाद के ऊपर कहें कि अमेरिका और इसराइल जो है वो यूं प्लेट के सामने रखेंगे कि ये हमने अचीव किया है अपने लोगों के सामने और आलमी दुनिया के सामने? जी, बहुत अहम बात आपने की है कि जो है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को खसूसन बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो कुछ दिखा सकें कि जी ये मैं ट्रॉफी जो है या विक्ट्री ये लेके आया हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है ये जंग जो सी है वो तो उन्होंने अपने असूलों के खिलाफ की है। वो तो हमेशा कहते थे कि जी मैं अमन का जो है ना पैगंबर हूँ। तो वो बेसिकली उसमें देखें, जहां तक रिजीम चेंज की बात है तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि रिजीम चेंज इस तरह नहीं हो सकता। एक एरियल बॉम्बिंग से अगर आप समझें कि रिजीम चेंज ईरान जैसे मुल्क में कर लेंगे तो वो मुमकिन नहीं है। तो मैं ये समझता था कि इसलिए वो एक ओवर आर्चिंग स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तो हो सकता था, लेकिन वो मतलब एक टेक्निकल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता था इस जंग का। इस जंग का जो ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि चलें जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से रोकना था इनको। तो उसमें फिर वो 450 किलोग्राम जो यूरेनियम है जो अफजूदा ईरान के पास पड़ी है, वो एक क्रिटिकल उसमें अहमियत इख्तियार कर जाती है। तो अगर उसके ऊपर देखें, इससे पहले भी जो मुज़ाकरात हो रहे थे ओमान में, उससे भी बात काफी आगे तक दोनों मुल्कों के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग की तरफ चली गई थी। अब उसको अगर मजीद आगे बढ़ाएं और कोई ऐसा सोल्यूशन कर लें कि जिसमें देखें उस न्यूक्लियर जो असल तनाज़ा है वो तो न्यूक्लियर ही है, उसी पे सारी ये बात शुरू हुई है। अगर वो हल कर लें आपस में जो है मुज़ाकरात के जरिए, तो वो मेरे ख्याल है दोनों साइड्स के लिए जो है ना एक फिर वो एक विन विन सिचुएशन निकल सकती है कि वो भी अमेरिकन क्लेम कर सकेंगे कि देखें जी हमने ये न्यूक्लियर मसला जो है हल कर लिया, और फिर ईरानी भी कह सकेंगे कि देखें हमने जो है ना अपनी ये तो हम ओमान में भी बात करने को तैयार थे, हम तो पहले भी तैयार थे जो है, लेकिन जंग के बाद हमने ये साबित कर दिया कि जी हमारी रिटेलिएशन कैपेसिटी है। हालांकि वो चले वो सिमेट्रिक उनकी जो है ना एक पैरिटी उन्होंने अचीव किया है, लेकिन फिर भी जो है वो उनके लिए भी अहम होगा। तो मेरे ख्याल है दोनों साइड्स के लिए बहुत अच्छा होगा। एक विन विन सिचुएशन दोनों जो है क्लेम कर सकते हैं। मैं आपसे एक और ये जानना चाह रहा हूँ कि और को जब हम एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि ईरान ने स्ट्रेटेजिकली बहुत बेहतर परफॉर्म किया अमेरिका से? यही बात आज जॉन बोल्टन कर रहे थे कि बेतरतीब ऑपरेशन है अमेरिका का, अमेरिका की आवाम तैयार नहीं थी, कांग्रेस तैयार नहीं थी और उनके एलाइज तैयार नहीं थे। या फिर हम ये समझें कि एक स्टेट ऑफ हुर्मस वाला ट्रंप कार्ड खेला ईरान ने और उसकी बंदिश जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हुई और अब उस चीज को छुपाने के लिए या उस चीज से अवॉइड करने के लिए ट्रंप वापस आ रहे हैं? या हम ये समझे कि नहीं, वो स्ट्रेटेजिकली नाकाम हुए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अब उन्हें मुज़ाकरात की सूरत में, किसी डील की सूरत में फेस सेविंग चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस वाला लेवरेज था ईरान का, वो जो है वो जिस तरह से प्ले आउट हुआ है, वो शायद अमेरिका की एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी और बहुत से एनालिस्ट की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इतनी अहमियत इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि उससे ना वो उसका कोई मुतबादिल नहीं है। वो स्टेट ऑफ हॉर्मस देखें, दुनिया का 20% तेल, 31% गैस और 34% दुनिया की फर्टिलाइजर्स वहां से गुजरती हैं। और ये तो अभी मैं मेन चीजों की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा भी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो ऑयल से वो पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो वहां से आती हैं दुनिया को। तो उसकी बंदिश से जिस तरह से आलमी मार्केट्स अफेक्ट हुई हैं और इस खत्ते के ममालिक अफेक्ट हुए हैं, जो है वो मेरे ख्याल है अमेरिका ने उसको प्रॉपरली जो है ना पहले से जो है ना उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया अपना जो उनकी वॉर गेम थी अपने एनालिसिस में। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी समझता हूँ कि देखिए ईरान ने भी बहुत ही हाई रिस्क इस बार स्ट्रेटेजी खेली है। ईरान ने भी देखें सारे खलीजी मुल्कों पे भी उन्होंने अटैक कर दिया, वो जो उनकी सिविलियन साइट्स पे भी, तो उन्होंने भी स्टेट ऑफ हॉर्मस को भी बंद कर दिया। उन्होंने भी जो सारे कार्ड्स ऑल इन इस बार चले गए और शायद ये ख्याल नहीं था बहुत सारे मुबसरीन का कि वो सारे ही लेवरेजेस अपने एकदम इस्तेमाल कर देंगे। और अच्छा, मैं आपसे ये पाकिस्तान का किरदार जो है जिस पे इंटरनेशनल मीडिया सारे का सारा बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का कद उसमें सिफारती तौर पे बहुत बेहतर हुआ। उसमें ये बताइए कि जो ट्रंप का रवैया हमने माजी में देखा है, कंसिस्टेंसी नहीं है। जिस तरह से अगर मुज़ाकरात वाले मैटर के ऊपर देखें, वो कह रहे थे जी ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, मैं मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहा। फिर वो कह रहे थे मैंने सबको वाइप आउट कर दिया, कोई है ही नहीं मैं जिससे बात करूं। अब वो कहते हैं जी कोई एक शख्सियत है, लीडर है, जो स्पीकर के हवाले से बातें आ रही हैं, गरीबाफ साहब जो बाकिर उनके हैं,
अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को जब ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, जो हमारी एजाज की बात है, हमें क्या करना है, क्योंकि इसका एक वो क्या कहते हैं कि कहीं लाइबिलिटी ना बने, और खासकर ट्रंप साहब जो माजी में बात करते हैं उससे फिर वो पीछे हट जाते हैं। ये कितना क्रिटिकल होगा और पाकिस्तान को किन प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ आगे बढ़ना है? देखिए, ये मुज़ाकरात का अमल कोई आसान नहीं होगा, बहुत ही चैलेंजिंग होगा, क्योंकि दोनों साइड्स की पोजीशंस में खासा फर्क है। मैं तो इसे रिगार्डलेस इसके कि ट्रंप जो है वो अपने बात बदलते रहते हैं, बिल्कुल बहुत मर्क्यूरियल हैं। क्योंकि ये जो मुज़ाकरात हैं, ये तो ज़ाहिर है उस लेवल पे होंगे जो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो है, और अगर उसके जेडी वैंस को भी इन्वॉल्व करते हैं तो वो उसमें खासी टेक्निकल एलिमेंट्स भी होंगे। मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस स्टेज पे अब नहीं चाहते कि ये जंग मजीद जारी रखें। मैं तो ये समझता हूँ कि वो शायद 1-2 हफ्ते पहले इस जंग को खत्म कर देते, अगर वो अपने स्टेक्स बहुत ज्यादा बढ़ा ना दिए होते। अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंद ना की होती तो ट्रंप शायद 2 हफ्ते पहले इस जंग को खत्म कर देते। वो इसलिए कि वो ज्यादा लंबी जंग के हक में नहीं थे, वो तो इस चक्कर में थे कि बस वो जो है ना एक मैसिव जो है ना बॉम्बिंग जब करें और फिर बाकी चीजों को नुकसान पहुंचाएं, और उसके बाद उनकी जो है ना लेट्स से उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और उनकी जो मिसाइल साइट्स हैं, और फिर उसके बाद वो विक्ट्री डिक्लेयर कर देते हैं, जिस तरह उन्होंने शुरू में कहा भी था कि हमने तो अपने ऑब्जेक्टिव सारे अचीव कर लिए हैं। लेकिन जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई तो फिर उनको ज्यादा इसमें प्रोलॉन्ग करना पड़ा, जो कि मेरा ख्याल है उनकी हमेशा ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि वो लंबी जंगों से बहुत ज्यादा घबराते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जौहर सलीम साहब आपके वक्त शुक्रिया अदा करूंगा। ये सिफारती पहलू है पाकिस्तान के जो इस पूरे सिनेरियो में नजर आ रहे हैं इस पूरी वॉर के अंदर, लेकिन एक दिफाई पहलू भी है। आज एक बड़ी अलार्मिंग खबर थी वॉल स्ट्रीट जर्नल की। वॉल स्ट्रीट जर्नल सऊदी अरब और यूएई के हवाले से बात कर रहे, पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा भी है, और हम हर बार जो है ज़ाहिर है पाकिस्तान के बड़े स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ। इस तमाम तर मामले के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ईरान इसराइल अमेरिका जंग जो है उसके कुछ स्ट्रेटेजिक पहलू भी हैं और दिफाई मामलात हैं, पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व हुआ है, जो कुछ जिसको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया बहुत हाईलाइट कर रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की कॉल के हवाले से अब व्हाइट हाउस की जो तर्जुमान है उन्होंने उस बात की तस्दीक की है। हमें मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब ने ज्वाइन कर लिया है। मेजर जनरल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि ये जो मुज़ाकरात का मामला आया है या 4 हफ्तों की जंग है, अगर हम स्ट्रेटेजिकली इसको स्टडी करें, क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका को और इसराइल को एक जॉइंट वेंचर में इस स्ट्रेटेजिकली शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद वो मुज़ाकरात के ऊपर आए हैं? या आप ये कहें कि नहीं, यही कुछ होना था जो नेतन्याहू कल बात कर रहे थे कि जो जंग के सम्राट है अब हम मुआहदों की सूरत में उसको समेटना चाहते हैं? उमर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बदू किया। देखिए, पहले दिन से जब से हमने ये जंग शुरू हुई है हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल ने अपनी प्रॉपर तैयारी या प्रॉपर असेसमेंट नहीं की थी, और उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरानियन रिजॉल्व को और ईरानियन रिस्पॉन्सेस को। तो ईरान ने उन्हें हर जो पहलू था जंग का, उसमें मेरे नजदीक मैं समझता हूँ कि उन्हें सरप्राइजेस दी हैं। वो ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिन चीजों के ऊपर उन्हें गरूर था, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, उन्हें लेके उन्हें वापस भागना पड़ा। F-35 वो शूट डाउन हुए। फिर उनके जो रेडार्स थे, आईज एंड ईयर्स, वो टेक आउट किए ईरान ने। तो ईरान ने टेक्नोलॉजिकली दुनिया को सरप्राइज किया है। ये कुछ तो नहीं की जा रही थी। लास्ट अगर मैं बात करूं तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था उनके पास मैक्सिमम रेंज वाला जो मिसाइल है वो 2000 किलोमीटर वाला है, जबकि उन्होंने इंडिगो गार्शिया में मिसाइल दागे जो कि 4000 किलोमीटर के थे। तो इस लिहाज से मेरे नजदीक तो थ्रू आउट जो पलड़ा है वो ईरान का भारी रहा है, और अमेरिका और इसराइल के पास जो एस्केलेशन डोमिनेंस की ऑप्शन नहीं रही, बल्कि यहाँ तक कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने ब्लॉक किया, बल्कि फिजिकली ब्लॉक भी नहीं किया, सिर्फ थ्रेट कि जो जहाज कंट्रोल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कंट्रोल का एग्जैक्टली वो भी उसको भी खत्म अमेरिका नहीं करवा सका। तो अमेरिका के एलाइज वो उसको छोड़ना शुरू हो गए, वो उसके साथ नहीं खड़े। जो रीजनल कंट्रीज हैं उन्होंने अमेरिका की रिलायंस के ऊपर रिग्रेट करना शुरू कर दिया, वो उसके साथ नहीं खड़े। तो मेरे नजदीक अमेरिका और इसराइल ने हर डोमेन में लूज किया इस जंग पे, और ये बड़े अरसे से ये अमेरिका की ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इससे मैं एक्सट्रीकेट करूं, लेकिन चूंकि स्टेक्स इतने हाई हैं कि वो सरेंडर भी नहीं कर सकता। आपका कहना यह है कि जो अचीव किया जाना था वो अचीव नहीं, वो नहीं कर सके। अच्छा, मैं अब आपसे पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं, एक तो देखिए हमने मई के अंदर पिछले साल जिस तरह से इंडिया को शिकस्त दी, उसके बाद पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली बहुत सारी तारीफें हुई, बहुत पाकिस्तान का। अब एक चीज़ ये भी है,
लेकिन अब मैं आज आपके सामने वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर रखना चाहता हूं जिसमें वो यूएई और सऊदी अरब के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम वो जंग ज्वाइन कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के चूंकि दिफाई मुआहिदा है और हमने उनको शोर भी किया, अभी फील्ड मार्शल साहब गए, वजीर आजम साहब गए, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है या आप समझते हैं कि नहीं अब चूंकि चीजें एक ब्रेक थ्रू की तरफ जा रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो अब उस पॉइंट के ऊपर चीजें नहीं जाएंगी जहां पे सऊदी अरब या यूएई को इन्वॉल्व होना पड़े? ज़ाहिर है कि वो हमारे लिए एक अलार्मिंग चीज होगी। देखिए, जो छोटे पार्टनर्स होते हैं किसी भी एफर्ट में, वो बड़े पार्टनर को देख रहे होते हैं कि उसका जो है वो किस तरीके से ट्रेजेक्टरी किधर को जा रही है। ठीक। इस वक्त ये जो सऊदी अरेबिया हो गया, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो गए, ये छोटे पार्टनर्स हैं। जो बड़े पार्टनर हैं वो अमेरिका और इजराइल हैं। ठीक। अगर अमेरिका और इजराइल इस जंग को जीत रहे होते और अगर उनकी ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव होती तो ये छोटे ममालिक भी एम्बोल्डन हो जाते। जब इन्होंने देखा कि जो उनका मेन जो बेलिजरेंट है, जो मेन जो फाइटर है, उसको मार पिटना शुरू होगी और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के कहीं भी नजदीक नहीं आ रहा, तो इनका कॉन्फिडेंस भी उससे शैटर हुआ। स्टेटमेंट अपनी जगह पे हैं, लेकिन चूंकि मैं समझता हूं कि और ये एंटिसिपेटेड था कि ओवरऑल जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है, फर्टिलाइजर की सप्लाईज इंपैक्ट हो रही हैं, फिर उसके अलावा जो ऑयल की सप्लाईज इंपैक्ट हो रही हैं, तो ये एंटिसिपेटेड था कि बहुत जल्द कोशिश की जाएगी कि इस मसले से निकला जाए। तो मैं नहीं कहता कि उस स्टेज तक चीजें जाएंगी। अगर जाती हैं तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पाकिस्तान का नेबर ईरान है, सऊदी अरेबिया के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, और अगर हम किसी सऊदी अरब के साथ खड़े होते हैं तो ईरान की प्रॉब्लम्स, और अगर ईरान के साथ खड़े होते हैं तो सऊदी अरेबिया की प्रॉब्लम्स। यही वजह है कि पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया और कोशिश कर रहा है कि इसमें अमन हो जाए, रादर देन हम एक मुश्किल से निकल के दूसरी मुश्किल में जाएं। ठीक। अच्छा जनरल साहब, मैं अगर आपके सामने ये रखूं कि जो अभी एज ऑफ दिस मोमेंट हमारे सामने पिक्चर है, उसको एनालाइज करें, टर्निंग पॉइंट कहां हुआ? जो जॉन बोल्टन बात कर रहे हैं कि अमेरिका की तैयारी नहीं थी, या स्टेट ऑफ हुर्मस की बंदिश इसको कहेंगे, या फिर जो पावर स्टेशन का उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया, 48 घंटे की डेडलाइन दी, और उसके बाद जो अमेरिकन एलाइज हैं उन्होंने कहा कि ये तो हम सबकी जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी, ये वो वजह बनी। आप कहां पे समझते हैं कि जहां पे ट्रंप को इसराइल को सोचना पड़ा और वो मुज़ाकरात की तरफ आए? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का थ्रू आउट ये वतीरा रहा है कि वो डराते हैं, धमकाते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। मेरे नजदीक पहले दिन से उनको ऐसे सेटबैक्स हुए जिन्होंने इंक्रीमेंटली उनका जो कॉन्फिडेंस था उसको एरोड किया। और जो लास्ट टर्निंग पॉइंट जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो आप भी कह रहे हैं, वो यही है कि ना तो ये अपना ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवा पा रहे हैं, इनके एलाइज जो है वो उनको साथ खड़े होने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस वक्त तक ईरान ने प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्सेज दी हैं। जहां कहीं पे उसे मारा गया, उसने रिस्पॉन्स में जो दूसरी साइड के जो स्ट्रक्चर्स थे उनको मारा है। तो लास्ट अटैक हुआ था एनर्जी सेटअप्स पे, जिसपे बात खबर आई थी कि जी तेहरान में ब्लैकआउट हो गए हैं। उसके बाद ईरान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि वो जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके एनर्जी सेटअप्स के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। आप यकीन करें कि एनर्जी और ऑयल से कहीं ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं। 70-90% रिलायंस है इन कंट्रीज की डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर। तो अगर पानी अवेलेबल ना हुआ तो इनके तो जिंदगी का इशू बन जाएगा। तो मेरे नजदीक वो जो रिस्पॉन्स था जो उसी रात को आना था ईरान का, उसको डिले करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है टॉक्स वाला। अच्छा, उसमें एक चीज और भी जो बहुत सारे मुबस्सरीन और आलमी मीडिया बात कर रहा है, इवन क्रिटिसाइज उनको इसराइल का मीडिया कर रहा है, वो ट्रंप का रवैया है। ईरान भी आज यही जो उन्होंने रात स्ट्राइक्स की हैं इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर, और उनकी पासदारान इनकलाब यही बात कर रहे थे कि हम ट्रंप के कंट्राडिक्टरी रवैये की बुनियाद के ऊपर अपनी स्ट्राइक्स नहीं रोक सकते। यही बात इसराइल अब यू टर्न जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आज कि ये अचानक आप जो मुज़ाकरात की तरफ आए हैं। ट्रंप खुद कितने रिलायबल हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कहें कि उनकी बात अब जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात है तो चीज़ें बेहतर होंगी और कोई डील कम से कम निकल आएगी, उसमें से पूरे खित्ते के लिए, दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी। उनका भी तो कोई पता नहीं चलता कि इस दौरान, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि चीज़ें चल रही थी लेकिन उस दौरान फिर कुछ ऐसे मामलात हुए जिससे पूरे का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। देखिए उमर, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को जब से इलेक्शनरिंग कैंपेन शुरू हुई ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैंने वेरियस टॉक शोज में, वेरियस ये जो है वीलॉग्स में ये मेंशन किया है कि वो थ्रू आउट कंट्राडिक्टरी रहे हैं। ठीक। कैंपेन में उन्होंने जो अपने ऑब्जेक्टिव ले आउट किए और जो उनकी डिजायर थी कि मैं पीस लाऊंगा और अब जंगें कम करूंगा, वो कंट्राडिक्टरी थे। उसके बाद आज तक उनकी हर चीज में कंट्राडिक्शंस हैं। एक तरफ वो कहते हैं टॉक्स करना चाहते हैं ईरान के साथ, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ईरान में बचे ही कोई नहीं।
तमाम लीडरशिप एलिमिनेट हो गई है, वो सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं किससे बातचीत करूं? ठीक। तो वो चीजें हैं जो कि उनको अनट्रस्टवर्दी एंड अनरिलायबल बनाती हैं। सो मच सो कि अपने एलाइज जो स्टॉन्च एलाइज थे लाइक ईयू, उनको भी उन्होंने नाराज किया इसी एटीट्यूड की वजह से, और अभी भी कर रहे हैं। तो बड़े मैच्योर्ड पर्सनालिटी हैं जो कि जिनके ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़े डिफरेंट होते हैं देन व्हाट आर विजिबल ऑन द सरफेस। जहां तक बातें हो रही हैं कि उनका टोटल ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक गेन्स का है, ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि दुनिया के साथ क्या होता है। लेकिन ये कि जिस तरीके से इसके रिप्रिकॉशंस आ रही हैं इस जंग की, तो मेरे नज़दीक वो कहते हैं ना कि रैशनैलिटी या फिर रैशनैलिटी, वाइल ही इज इरैशनल, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं रैशनल होना पड़ता है कि अब जो है वो स्टेक्स आर सो हाई कि उनको इसके क्लोजर की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और आपसे जानना चाह रहे हैं, वो खासकर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है। जो ओमान के वजीर खारजा हैं, उन्होंने एक आर्टिकल में कहा कि अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो कंट्रोल है वो खो दिया है। फिर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से इस बार इनिशिएटिव लिया, या वो इसराइल की नेतन्याहू की लॉबिंग में आके ये सब कुछ किया, उन्होंने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया है, नंबर 1। नंबर 2, जो अमेरिका का अपना डिप्लोमेटिक कद था कि वो दुनिया में जंगें रोकता था, प्रेशराइज करता था, उन्होंने माइट इज राइट को वापस लेके आए हैं, जिसको लॉ ऑफ जंगल आप कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो लूजर है, अगर इस जंग के स्ट्रेटेजिक और दिफाई पहलुओं को छोड़ के भी, क्या अमेरिका ने वाकईतन अपने आप को इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो है अपने उस कद को छोटा किया है, या डिप्लोमेटिकली लूज किया है? उमर, मैंने आज ही एक ब्लॉग लिखा और उसमें मेरा कंटेंशन यही था कि व्हेन एन एम्पायर बिगिंस टू क्रम्बल, अमेरिका जो है, अगर मैं कहूँ कि ईरान अपनी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के खिलाफ या अपना एक खतरा फेस कर रहा था, तो अमेरिका को खतरा है अपनी ग्लोबल पावर और ग्लोबल स्टेटस ऑफ अ ग्लोबल हेजमॉन का। वो उसकी जंग लड़ रहा है जिसको वो मेंटेन करना चाहता है। उसको मल्टीपल चैलेंजेस आ रहे हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको जो है पेट्रो डॉलर के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो मेरे नजदीक अमेरिका ने बहुत लूज किया इस जंग में। 2025 और 2026 ये 2 साल ऐसे रहे हैं जो बहुत डिफाइनिंग रहे हैं एज फार एज अमेरिकाज डाउनफॉल और स्पीड अप ऑफ द डाउनफॉल इज कंसर्न। 2020 में आपने देखा कि जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी वो एक्सपोज हुई और उसको वो हारी अगेंस्ट टेक्नोलॉजी। वेयरएज 2026 में तो वो टेक्नोलॉजी के पटखचे उड़ गए। आप एयरक्राफ्ट कैरियर्स को देखें, उनका क्या हाल हुआ। और उनके उससे कहीं ज्यादा फिर खासकर अमेरिका जो अपने एलाइज हैं, जिस तरह खलीजी ममालिक हैं, नेटो है, यूरोपीय यूनियन है, उनके मसाइल पे जना साहब आपके वक्त का शुक्रिया अदा करेंगे। मुझे ब्रेक है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उसके बाद जो सियासी मामला पाकिस्तान के हैं उसके हवाले से भी हमने बात करनी है कि इंटरनेशनल जो मुज़ाकरात को हम होस्ट करने जा रहे हैं, जंग खत्म भी हो अच्छी बात है, कोई लोकल भी मुज़ाकरात का इम्कान है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। अब लोकल कुछ सियासी मामलात हैं उसके पर हमने बात करनी है, और अपने 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को आज हमने दावत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तर्जुमानी करते हैं शफी जान साहब, और विफाक में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं जनाब उज़ैफ़ा रहमान साहब। आप दोनों ने हमें ज्वाइन कर लिया, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा आगाज़ हुकूमत से करना चाह रहा हूँ। उज़ैफ़ा साहब, जाहिर है कि अगर ईरान के मामले में पाकिस्तान का नाम आया है कि साजिश के तौर पर हम सामने आए हैं या इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात की हम मेज़बानी करने वाले हैं, पाकिस्तान कितना पुरउम्मीद है कि इसमें से कोई ऐसा मुआहिदा हो जो खित्ते के लिए और दुनिया के लिए कोई देर पा अमन का बायस बने? इस बारे में क्या तैयारियां हैं, और गवर्नमेंट का एज ऑफ दिस मोमेंट क्या ऑफिशियली हम मौक़िफ़ कह सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल साहब। गुजारिश ये है कि आपके सामने सारी सूरत हाल है जो पिछले 2 सालों में पाकिस्तान ने खारजा महाज पे कामयाबियां हासिल की, और ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री है कि पाकिस्तान बैक वक्त बीजिंग, मास्को और वाशिंगटन तीनों के राइट साइड पर है। और गल्फ रीजन के अंदर भी, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो या बाकी गल्फ ममालिक, सब पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। और पाकिस्तान किसी भी जगह पर कोई फ्रीक के तौर पे सामने नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान एक सालिस और खित्ते में अमन को जो है फ़रोग देने के एक स्टेक होल्डर के तौर पे सामने आया है। लेकिन बाकी जो चीज़ें निटी-ग्रिटीज़ हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, मैं उस पे इसलिए कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बात ये है कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान या कोई एक मुल्क लिंक नहीं है। ज़ाहिर है पूरे मशरिक़ी वुस्ता का अमन जुड़ा हुआ है, ईरान है इसमें, अमेरिका है, बाकी दीगर ममालिक हैं। तो इस पे ज़ाहिर है हमारी तरफ से कम अज़ कम हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान का जो आप जैसे ज़िम्मेदार दोस्त हैं मीडिया के, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात ना जाए जिसकी वजह से
कहीं पर भी कोई एम्बिग्युइटी क्रिएट हो, क्योंकि बहुत हसास मामला है, कई ममालिक इन्वॉल्व हैं। वजारत खारजा इसके ऊपर जो भी नपा-तुला अपना रिस्पॉन्स देगी, उसी पे हम इक्तफा करेंगे। गुजारिश सिर्फ ये होगी कि अल्लाह करे कि कामयाबी हो और खित्ते में अमन कायम हो, और उसके बाद चीज़ें सरफेस हो जाएँगी इंशाअल्लाह ताला। जो पाकिस्तान का किरदार होगा पूरी दुनिया भी देखेगी। लेकिन एक बात तो तय है, जो हमारा ऑफिशियल वर्ज़न भी रहा है, कि हम खित्ते में अमन के हवाले से और जंगबंदी के हवाले से सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि ना गल्फ़ ममालिक आपस में बसरे पैकार हों। ईरान के हवाले से हमने जो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की शहादत की हमने पुरज़ोर अल्फ़ाज़ में मज़म्मत की, उनके जी। साथ खड़े हुए, पीएम ने ख़त लिखा, और हम ईरान के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं, थ्रू थिक एंड थिन खड़े हुए हैं। लेकिन खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हम भी जंग का हिस्सा बन जाएँ। हम बेसिकली जंग रुकवाने वालों में हैं, जंग जो है बढ़ाने वालों में नहीं है, यूँ कह सकते हैं आप। ठीक। अच्छा ज़ैफ़र साहब, एक चीज़ हमने एक और नोटिस की, वो इंडिया के हवाले से है कि इवन वहाँ पर एक तो पाकिस्तान का जैसे नाम आया तो जो एक रिवायती प्रोपेगेंडा होता है वो भी हमने देखने को मिला। दूसरा कहा जा रहा है कि इन दो ममालिक का जो कि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया के अपने सहाफ़ी लिख रहे हैं, उनके अपने जो दानिश्वर हैं वो बात कर रहे हैं कि इंडिया के ऊपर लेबल इस वक्त ये है कि इस पूरी वॉर के अंदर वो फैसिलिटेटर का कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। जिस तरह से उनकी माजी में पॉलिसी थी वो नहीं थी, वो खुल के इसराइल के साथ खड़े हैं। हालांकि वो ईरान के साथ भी उनके ताल्लुकात थे, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो पॉजिटिव बात वहां से रिपोर्ट हो रही है कि पाकिस्तान पीस के फैसिलिटेटर के तौर के ऊपर सामने आया है, जो यकीनन हम सबकी कामयाबी है एक कौम के तौर के ऊपर। ये जो इंडियन मीडिया के रद्द-ए-अमल है, ये आप एंटिसिपेट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड था? ये देखिए, ज़ाहिर है सच बिला आखिर जो है छुपता नहीं है, बल्कि छप जाता है। और इंडियन मीडिया के पास ऑप्शन कोई नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान ने जिस तरीके का कलीदी किरदार अदा किया, जिस तरीके से बैलेंस रखा अपने ताल्लुकात, जो सऊदी अरबिया के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, ईरान हमारा एक ज़रा बॉर्डर शरीक मुल्क है, और उसके अलावा भी दीगर गल्फ़ ममालिक के साथ भी जो हमारे ताल्लुकात हैं, हमने उसको बैलेंस करके चलने की कोशिश की। हालांकि एवरीबॉडी नोज कि वी वर रनिंग ऑन अ टाइट रोप, यानी उसके बावजूद भी बड़ा हसास था, एक एक कदम फूंक कर रखना था। लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की कि हम कि इस जंग को बढ़ाने वालों में या इस जंग को हवा देने वालों में ना हों। और इंडिया के हवाले से तो ज़ाहिर है उन्होंने तो, अगर उनका मीडिया रिपोर्ट ना भी करे तो उनके तो प्राइम मिनिस्टर ने जाकर जंग के जो है वो 2 दिन या 3 दिन कबल बात नेतन्याहू से मुलाकात की, और उसके बाद फिर जिस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उन्होंने नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की। इंडिया ने तो खुलकर अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी का झुकाव इसराइल की तरफ दिया। ठीक। लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से वादे था कि हमने जंग को जो है वो बढ़ने नहीं देना, और कोशिश करनी है कि जो हम खित्ते में अमन के हवाले से किरदार अदा कर सकें वो करें। अच्छा शफी साहब, ये जो सारे मामलात मुज़ाकरात के चल रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें फील्ड मार्शल साहब का नाम आया, शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से टेलीफोन किया, कम से कम ये सबके लिए एक बड़ा फ़ख्र वाला मकाम कहा जा रहा है। जब पूरा आलमी मीडिया तारीफ़ कर रहा है तो यकीनन इस बात पे तो आप भी हुकूमत की तारीफ़ करेंगे कि अच्छी फ़ॉरेन पॉलिसी है। अगर पाकिस्तान मेज़बान बनता है या सालिस है तो ये तो सबके यही हम चाह भी रहे थे कि कम से कम सब जंग को रुकवाने के लिए, जंग को ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करें। तो वो तो बड़ा राइटली अपना रोल प्ले पाकिस्तान अब कर रहा है। सबसे पहले उमर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक जंगबंदी की बात है, अच्छी बात है अगर पाकिस्तान इसमें ऐसा कोई किरदार अदा कर रहा है और बीच में सालिसी का किरदार अदा करे तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, और इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज इससे बेहतर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि आप अगर देख लें तो पूरी पाकिस्तानी कौम ईरान के साथ खड़ी है, लेकिन जो हुकूमत है वो तजब्जब का शिकार है, वो खुलेआम ईरान की हिमायत नहीं कर रही। आपने देखा होगा कि जब पार्लियामान को इत्तेमाद में लेने की बात थी, जब इनका वफद हमारे पास आया, बैरिस्टर गौहर साहब के पास आया, चकजई साहब के पास आया, तब भी हमने यही डिमांड की कि कुछ लोगों को, आप कुछ पार्लिमानी लीडर्स को वज़ीर-ए-आज़म हाउस आप बुला रहे हैं, इससे चीजें बेहतर नहीं होगी। बेहतर यही होगा कि आप पार्लिमान के अंदर आए, पार्लिमान के अंदर तमाम अरकान को ईरान की जो ईरान का इशू है उस पर एतमाद में ले, सारी कौम के सामने सारी चीजें रखी। लेकिन उन्होंने पार्लिमान को एतमाद में नहीं लिया। बोर्ड ऑफ पीस का मामला हो या फिर ईरान इशू हो, हमेशा इन्होंने पार्लिमान को जो है वो बाईपास किया है। जब इस पार्लिमान से ताकत लेना होता है तो ये पार्लिमान भी आते हैं, कानून साजी भी करते हैं, तरमीम भी करते हैं, इस्तिस्ना भी देते हैं। लेकिन जब पार्लिमान के सामने इस किस्म के इश्यूज रखने होते हैं तो ये पार्लिमान से राह फरार इख्तियार करते हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा उमर साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ करारदाद मंजूर करना चाहती थी। जब ये बात पार्लिमान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर टेबल की गई तो इन्हीं लोगों ने, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लिमान से राह फरार इख्तियार किया। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि जो हुकूमती पॉलिसी है वो तजब्जब का शिकार है। जहां
जहां तक नोबेल पीस अवार्ड की बात है, वो भी ये विड्रॉ नहीं कर रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो एक नाअहल हुकूमत इस वक्त बराजमान है चोर दरवाजे से, वो कोई ऐसा किरदार अदा कर ठीक। सकती है। अच्छा शफी साहब, जरा सियासी भी, चूंकि अब ईद गुजर गई, रमजान और ईद के हवाले से आप लोग कह रहे थे कि ये गुजर जाए, उसके बाद हमारी स्टेट मूवमेंट आएगी, तो अब क्या वो उसी तरह से दिखाई देगी या मदम पड़ गई, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि अब मारूजी हालात ऐसे हैं, पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया है, तो आप लोगों की रिहाई की तहरीक जो खान साहब की थी वो भी जरा डिले पे चली गई है? वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने बलूचिस्तान में जलसे से खिताब किया, वहां पे कुछ एक्टिविटीज में हम दोबारा स्ट्रीट मूवमेंट में जा रहे हैं। ठीक। हम गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, मियां वाली इंटीरियर पंजाब का रुख हम करेंगे। जो स्ट्रीट मूवमेंट की मोमेंटम था उसको दोबारा बहाल होगा इंशाल्लाह, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी जो थी वो सुहेल अफरीदी साहब के कंधों पे है और बड़े एहसन तरीके से उन्होंने इस स्ट्रीट मूवमेंट की जो जिम्मेदारी थी वो निभाई है। आपने पंजाब के मनाजिर देखे कि वहां पे कर्फ्यू लगाना पड़ा, इसके साथ साथ आपने सिंध में बाग जना के मनाजिर देखे। ज़ैफर साहब ये भी बता दें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो बड़ी स्पीड के साथ आपने बढ़ाई, तो जंग अगर ये खत्म होती है, इस्लामाबाद में किसी मुआहदे का ऐलान होता है, तो ये बताएं कि कीमतें उस स्पीड से वापस भी लेकर आएंगे या फिर कहेंगे नहीं मईशत ऐसी चलेगी? दूसरा ये बताएं कि मुज़ाकरात जहां आप इंटरनेशनल होस्ट करने हम जा रहे हैं, कोई लोकल मुज़ाकरात भी होस्ट कर लें, ऐलान हुआ था, फिर कहीं मुज़ाकरात भी खो गए हैं, कहीं जंग की वजह से तो नहीं रुके हुए थे? जी, बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तकरीबन 250-60 के दरमियान थीं और वो 325-330 के पास चली गईं। तो ये तो तय है कि जो ही जो है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत नीचे आती है, तो ये कीमतें एक तो वापस अपनी जगह पर आएँगी, ठीक। और दूसरी अवाम के लिए ये खुशखबरी है कि अगर ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और ईरान पर जो सैंक्शंस हैं वो ख़त्म होती हैं और हम ईरानी तेल खरीदने के लिए जो है हमारे ऊपर जो पाबंदी है ख़त्म हो जाती है, तो ज़ाहिर है ईरान के साथ तो हमारा बॉर्डर भी लगता है और फिर तो बहुत कम कॉस्ट के ऊपर हम जो है वो क्रूड ऑयल ले सकेंगे। तो लामहला जो एक्चुअल प्रिंसिपल प्राइस 260-65 थी, उससे भी इंशाल्लाह ताला कीमतें नीचे लेकर आएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब इस सवाल से बड़ा कंसर्न है। और मैंने आपको शायद आपके प्रोग्राम में कहा था जब पहली दफ़ा कीमतें बढ़ी थी कि दोबारा कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी और वो बोझ रियासत बर्दाश्त करेगी, और 2 ठीक। मरतबा इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऊपर गई, लेकिन कीमत जो है उसका जो बोझ था वो आप वफाकी हुकूमत ने बर्दाश्त किया। दूसरा आपने जो सवाल किया कि देखें जी मुज़ाकरात, एक बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करे या ना करे, हम उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बार-बार उन्हें दावत भी देंगे। और वज़ीर आज़म साहब की एक वाज़ेह पॉलिसी है कि जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन हैं, केपीके में इनकी हुकूमत है, सेनेट में इनके जो अराकीन हैं, पंजाब में जो इनके अराकीन हैं, उन सबसे मुज़ाकरात होने चाहिए, जो भी पॉलिसी मैटर्स हैं या जो जायज़ बातें हैं। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि मुज़ाकरात इज़ लिंक्ड और वो जो है बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई से उसे लिंक करेंगे, तो वो ज़ाहिर है फिर काम मुश्किल हो जाएगा और बात फिर आगे चली जाएगी। और यूँ ही अब सूरत हाल बेहतर होती है, तो महमूद अचकज़ई साहब को तो मैंडेट दिया हुआ है बानी तहरीक इंसाफ ठीक। ने, बकौल तहरीक इंसाफ वालों के, अगर वो अपनी कमेटी नामज़द कर देंगे, तो फेडरल गवर्नमेंट हर वक़्त रेडी है। और अगर वो नहीं भी नॉमिनेट करते अपने अराकीन को, तो हम खुद से उन्हें रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि जी अब हमें बैठना चाहिए और मुज़ाकरात की जो बात जहाँ भी टूटी थी, उसे वहीं से आगे बढ़ाना चाहिए। जी। अच्छा शफी साहब, आपसे अब एक जो एक और सवाल आखिर में जानना चाहते हैं, वो खान साहब की सेहत के हवाले से है। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इस बार तो इतना शोर भी नहीं पड़ा, फिर मुलाकातें भी नहीं हो पा रही। फिर इस बार जो खान साहब के अकाउंट से, उनके साहबजादे के अकाउंट से वो ट्वीट आया, उसमें भी कहा जा रहा है कि शायद उस किस्म की सख्ती नहीं है। क्या ये कोई अंडरस्टैंडिंग है आपकी और गवर्नमेंट की, या आप इमरान खान के इलाज से मुतमईन है, या जो भी स्टेटस को है आपने कहा ठीक है चले, हमें भी कबूल है ये? देखिए, जहां तक इमरान खान साहब की सेहत का सवाल है, हम पहले भी इस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को मुस्तरद कर चुके हैं और ये बोर्ड अगर जितनी भी रिपोर्टें बना ले, मुरतब कर ले, उसको मुस्तरद ही किया जाएगा। हमें बड़ी उम्मीद थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मैं खुद कमरा अदालत में मौजूद था जब समाअत हो रही थी और जज के जो रिमार्क्स थे वो काफी पॉजिटिव थे। लेकिन जब ब्रेक लिया गया और ब्रेक के बाद जो फैसला सुनाया गया, उससे हमें मायूसी हुई। 3 चीजें हमने डिमांड की थी उस दरखास्त में: इमरान खान साहब की शिफ्टिंग, उनकी फैमिली के जेर निगरानी और जाती डॉक्टर के हमरा, तीनों चीजों को टर्न डाउन किया गया। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो हुकूमत है ये बारहा जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।
ये इमरान खान साहब को रात के अंधेरे में पिम्स लेके आते हैं, जिस पे भी हम सरापा एहतजाज है। ठीक। आज भी कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। आज मंगल का दिन था, जुमेरात को दोबारा हमारे लोग जाएंगे। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि ना हम किसी बैकडोर राब्ते पे बिलीव करते हैं, ना हम किसी बैकडोर की तरफ हम देख रहे हैं। ठीक। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब के इलाज हो, वो भी फैमिली की जो मंशा है, क्योंकि ये जो मामला है ये सियासी नहीं है, ये एक जाती मसला है और इसमें फैमिली इंटरवील करेगी। जो अलीमा आपा की डिमांड्स है, जो उनकी फैमिली की डिमांड्स है, तहरीक इंसाफ उसके साथ खुल के खड़ी है। लेकिन इस मुल्क में ना कानून है, ना आईन है। जेल सुपरडेंट इतना तगड़ा है कि वो ना किसी आईन को मानता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इतनी वीक फुटिंग्स पे है कि वो अपना फैसला नहीं मनवा सकती। 12 से ज्यादा दरखास्तें हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग है, ना लगाई जा रही है, ना सुनी जा रही है। मुलाकात के हवाले से, सेहत के हवाले से 16 से ज्यादा पिटीशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग है, वो भी नहीं लगाई जा रही, नहीं सुनी जा रही। तहरीक इंसाफ को जहां निशाना बनाना हो तो पिटीशन उसी दिन लग जाती है, फैसला भी आ जाता है। जहां तहरीक इंसाफ अपने लिए आसानी ढूंढना चाहती है अदालत के जरिए, कानून के जरिए, तो दरवाजे हमारे ऊपर बंद किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि वहां पर हमारे जो केसेस हैं वो टेकअप नहीं हो रहे, बिल्कुल ठीक है। और साथ शफी जान साहब के इस पॉइंट के साथ कि कोई अंडरस्टैंडिंग इस किस्म की नहीं है या कोई बैकडोर राब्ता नहीं हो रहा है। अपने दोनों मौजूद मेहमानों का, शफी जान साहब का और हुज़ैफा रहमान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।